पूरे यूट्यूब पर एकमात्र यूट्यूबर हैं आप, जिसे मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ, 1 मिनट भी मिस नहीं करती, चाहे मेरी प्रॉब्लम हो या नहीं। बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू आपके इतने प्यारे से कमेंट और इतनी प्यारी सी फीलिंग के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता ये चैनल किस बारे में है, लोग कमेंट करते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपनी पर्सनल क्वेरी, कोई समस्या, कोई फीलिंग यहाँ पर शेयर करते हैं। उसको मैं पढ़ती हूँ लाइव और उसके बाद उसके जवाब देने की कोशिश करती हूँ संतोषजनक, या फिर सिर्फ चर्चा भी करनी है तो भी। उससे काफी लोगों को एक मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, उनकी लाइफ सॉर्टेड हो रही है, उनका थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा है। तो ये मेरा जो काम था समझिए वो हो रहा है। इसीलिए मैं इस चैनल पे आज बैठी हूँ एपिसोड 206 के जवाब देने के लिए। तो जिन लोगों के कमेंट 206 में थे उन लोगों का जवाब इस वाले में मिलेगा। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। पहला क्वेश्चन है, हाय मैम, आई नो आई एम रॉन्ग बट प्लीज जस्ट टेल मी, मन में कुछ गलत नहीं है बट अगर किसी से जेलसी हो तो क्या करें? देखो, जेलसी कब होती है? जब हम कोई चीज चाहते हैं, हमारे पास नहीं है और सेम चीज दूसरे को मिल गई, और कई बार हमने एफर्ट भी किए थे, उसने बिना एफर्ट के उसको मिल गई, तब आती है जेलसी की भावना। ठीक है, लेकिन जलन होने से आप ये मान रहे हो कि आप गलत हो, ठीक है, अब ये गिल्ट ट्रिप पे भी आप निकल रहे हो। दूसरी चीज, इसका मेडिकल भी अगर आप देखोगे ना असर जलन का, पेट में एसिडिटी सच में होती है। जो कहते हैं ना, इसके तो आग लग रही है पेट में, सीने में आग लग रही है, इसको देख के, वो केवल मुहावरे नहीं है। एग्जैक्टली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंटरप्ट हो जाता है अगर आपके अंदर जेलेसी की फीलिंग ज्यादा है। ठीक है, अब इसे क्योर कैसे करना है? देखो, जिससे आपको जलन हो रही है ना, ये मान के चलो कि अगर आपने एफर्ट किए थे, उसने बिना एफर्ट किए, या फिर दोनों ने सेम एफर्ट किया लेकिन उसको वो चीज मिल गई, आपको नहीं मिली। आप ये मान के चलो, अगर अभी आपको इन प्रेजेंट नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उस परम सत्ता पे आप विश्वास करो। पहली चीज कि कहीं ना कहीं उसने कुछ प्रारब्ध उसका ऐसा होगा, या उसने कुछ एक्स्ट्रा करा होगा, या फिर कुछ तो हिसाब होगा अगर भगवान ने मुझे ना दे के ये चीज उसे दी है। जब आप किसी इंसान की बुद्धि पे आप इतना अंधविश्वास करोगे, मैं कभी नहीं मानती कि आप किसी इंसान को इतना महान मानो कि ये अगर कह रहा है तो बस मान लेती हूँ, इसके शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। हर इंसान की राय में, उसके सोचने के तरीके में शक शुबे की गुंजाइश होती है, वो चाहे फिर कोई भी हो। ऐसा एक भी आदमी नहीं है, इंसान नहीं है जिससे कभी गलती ना हो। लेकिन भगवान है ऐसे, है ना। मैं ये कह सकती हूँ कि चाहे कितना भी बुरा हो जाए, उस टाइम पे सब्र नहीं आ रहा दिल को, या कुछ भी है ना, हमें नहीं समझ में आ रहा कि इतना बुरा क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, लेकिन हमें ही तो नहीं समझ में आ रहा। इस सृष्टि को रचने वाले ने अगर वो चीज करी है तो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक है, समझ हमें बाद में आएगा। ठीक है, तो आइंदा अगर किसी भी को भी देख के जलन होती है ना, तो हमेशा याद रखे करो, भगवान को इस चीज के लिए अपने पास तुरंत थॉट प्रोसेस में ले आओ कि भाई ये उन्होंने करा है तो कुछ तो लॉजिक होगा, मेरा जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। कहते हैं ना, कोई हाथ से छीन के ले जा सकता है लेकिन किस्मत का नहीं ले जा सकता। बस, तो जब ये सोचने लगते हैं ना, फिर जलन खत्म हो जाती है। दूसरी एक और चीज सुनो जलन के बारे में, कि इसको अपने हित में कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी से जलन हो रही है, इसका मतलब उसके पास आपसे कुछ बेटर है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। अब उस बेटर को पाने के लिए आपके हाथ में क्या कर सकते हो, आपके मतलब हाथ में है क्या चीज की ये काम मैं कर सकती हूँ, उसके बाद ये चीज मेरे पास भी होगी। उस काम को कर लो कि मुझे इस जलन से छुट्टी पानी है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा या करूंगी। ठीक है, अगर वो चीज मिल गई तो भी ठीक, नहीं तो आपने कुछ तो किया, तो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज तो आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ ग्रोथ तो होगी ही होगी। तो जितना मैं इस एपिसोड्स को शूट करते जा रही हूँ ना, मुझे ये समझ में आ रहा है, हर एक निगेटिव जो भी हमारा इमोशन है ना, हम चाहें तो थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस चेंज करके उसको अपनी भलाई के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर चाहे वो जलन हो, फिर चाहे वो ताने हो, फिर चाहे वो हमारी गरीबी हो, चैलेंजेस हो, कुछ भी हो, तो अपनी सोच बदल लो, हर नेगेटिव चीज आपके हित में काम करने लगेगी। इसी तरीके से जलन को भी मोड़ो अपने फायदे के लिए। आई होप कि बहुत लोगों को वैल्यूएबल लगेगी ये चीज, और वो इस हिस्से के क्लिप को अपने पास सेव करके रखेंगे। इन फ्यूचर जब भी कभी ऐसी फीलिंग आए तो ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट, हाय मैम,
आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं कि आप जीने की कला जो बुक आपने पढ़ी थी इसका अमेजोन लिंक दे सकती हैं या तो ऑथर का नाम बता दो प्लीज, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सी किताबें हैं, समझ नहीं आता आपकी वाली कौन सी है। थैंक यू फॉर इंस्पिरेशनल वीडियो, यूनिक हो आप, आपके जैसा हुनर मुझ में भी आए। देखो जो जीने की कला किताब मैं पढ़ती हूँ, अब तो वो मेरे अंदर आ गई। अब तो मैं मतलब कई कई महीने वो किताब उठती नहीं है, क्योंकि उसके इतनी बार उसको पढ़ लिया कि वो कहते हैं ना आत्मसात कर ली, वो चीज हो गई। लेकिन उसको अगर खरीदना है ना तो आरोग्य मंदिर गोरखपुर में विट्ठल दास मोदी की एक तो ये किताब है जो उसके राइटर हैं, और वहां पर अभी भी जो है ना कोई मोदी हैं उनका आपको ऑनलाइन वो मिल जाएगा फोन नंबर। अगर आप आरोग्य मंदिर गोरखपुर का करोगे फोन पे उनको बुक करा दो और वो फिर दे देंगे। तो जिस टाइम मैंने वीडियो में शेयर करा था ना उस टाइम वहां पर इतने फोन गए थे कि मैंने भी कॉल किया ना, क्योंकि वो हर एक से ये पूछ रहे थे कि कौन है वो महिला जिसने इस मतलब सोती हुई उसको इतना जगा दिया और इस किताब की इतनी डिमांड आने लगी। तो उन्हें हमारा धन्यवाद कहिएगा। तो जब मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पता लगा तो मैंने उस नंबर पे फोन किया। उन्होंने मेरा नाम पूछने से पहले उन्हें लगा कि फिर कोई ऑर्डर के लिए ही आ गया, तो उन्होंने बस जस्ट सुनी कि कोई महिला की आवाज है और वो सामने से बोलते हैं, हाँ जीने की कला किताब चाहिए आपको, कि कल सुबह फोन करना। फिर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने एक स्माइल के साथ फोन रख दिया कि भाई ज्यादा ही फोन पहुंच रहे हैं, इसलिए भाई साहब परेशान हो गए वो। तो उन्हें ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो जिसको धन्यवाद करने जा रहे थे कि मैं वही उसका उसका ही फोन आ गया एंड वो जज ही नहीं कर पाए। दोबारा मैंने नहीं करा। तो आप ना गूगल पे अगर सर्च करोगे आरोग्य मंदिर गोरखपुर तो उनका फोन नंबर आ जाएगा। आप जस्ट ऑर्डर करना, वो जो भी पोस्टल चार्जेस होंगे ज्यादा महंगी नहीं है, मुझे लगता है 200 या 300 रुपए में आ गई थी पोस्टल चार्जेस लगा के। तो वो किताब आपको मिल जाएगी। तो बहुत पुरानी है और उसके राइटर हैं विट्ठल दास मोदी। ठीक है। नेक्स्ट, हेलो मैम मेरा घर 600 गज में है, ओहो, एंड मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ, क्या मेरी मैं भी आपसे इंस्पायर होकर मेड की छुट्टी कर दूं, बिकॉज शी इज चार्जिंग 6500 ड्यू टू लार्ज एरिया एंड पॉश कॉलोनी। आई डोंट लाइक हर चुगलखोर नेचर बट सोचती हूँ कहीं निकाल दूं और कर भी ना पाऊं, प्लीज गिव यस और नो आंसर। देखो, अगर आपका घर डबल स्टोरी में बना हुआ है या सिंगल स्टोरी में बना हुआ है, बजाय उसको एकदम निकालने के काम ये करो कि थोड़ा थोड़ा काम ना अपना बढ़ाना शुरू करो, उसका कम करना शुरू करो। ठीक है, अभी जितने एरिया के लिए लगाइए आधा कर दो, आधा खुद करो, देख लो आपका स्टेमिना आपका टाइम मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि 600 गज थोड़ा नहीं होता। देखो, है ना, मेरा 100 गज का है, ऊपर नीचे मिला के 200 गज बैठता है, तो भी मैं ऊपर नीचे एक साथ करूं तो लगता है कि हाँ काम ज्यादा है। आपका तो 600 गज है। ठीक है ना। अब पैसे दे रहे हो लेकिन चुगलखोर नेचर आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि बहुत इरिटेट होता है। अब मेरा काम भले बढ़ गया लेकिन छुड़ा के सच में मैं सुकून में हूँ। तो आप ना एकदम मत छुड़ाओ, आप थोड़ा थोड़ा करके काम अपना बढ़ाना शुरू करो, या फिर एक टाइम खुद भी करना शुरू करो, पूरे में करके देखो, उसके करने के बाद भी या जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आपसे मैनेज होगा नहीं होगा। क्विक डिसीजन मत लो। नेक्स्ट, दी बचपन से बहुत स्ट्रगल रहा, हैवी ड्रिंकर फादर, आफ्टर लव मैरिज मारपीट करने वाला पति, मैंने गवर्नमेंट टीचर की जॉब ली, अब हबी भी एक्सपायर हो गए ड्यू टू कोविड, इन लॉज मायके में भी कोई सपोर्ट के लिए एक बेटा है। अब उसका सिलेक्शन विथ चेन्नई में CSC डेटा साइंस में हो गया, अब खुश हूँ बट बहुत अकेली हो गई हूँ, अकेले ही अपने बेटे का फ्यूचर बनाया। देखो, अंत भला तो सब भला कहते हैं, और दूसरी चीज टॉक्सिक लोगों के साथ रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है अकेले रहना। बार बार अपने मन में ये बात दोहराते रहो। सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप चाहें तो कभी भी आप अकेले नहीं हैं। आपके पास लोगों से जुड़ने के इतने सारे साधन और इतने आसानी से अवेलेबल हैं। जो भी आपको लगता है कि आपका थोड़ा भी उसके साथ बॉन्ड है, उससे फोन से टच में रहो, बातें करो, अकेले घूमो फिरो थोड़ा बहुत, लेकिन एक दो जनों के साथ अपना जो भी है खून का रिश्ता ना सही, दोस्ती का रिश्ता, दोस्ती नहीं है पड़ोसी का रिश्ता, दो चार लोगों से सोशली कनेक्ट रखो। और मान के चलो कि जब हम संन्यास लेते हैं या जब हम दुनिया में आए थे अकेले आए थे, और जिस दिन हम मरेंगे भले हमारे पास पूरा 20 जनों का परिवार हो, 6 जनों का परिवार हो, उस ऑपरेशन वाले कमरे में, उस अस्पताल के कमरे में, है ना, या हमने अपने घर पे प्राण त्यागे, हर कोई अकेला ही रहेगा उस टाइम, कोई नहीं जाता साथ किसी के। तो वो एंड के कुछ घंटे अकेले रहना और फिर तड़पना कि काश हम थोड़ा और जी लेते, या फिर हम कुछ साल पहले ही अकेले हैं और फिर हम
अल्टीमेटली हमें जहां जाके मिलना है भगवान के चरणों में, अगर हम वहां से कनेक्टेड फील कर लें कि भाई वहीं जाना है, जितना टाइम है यहाँ पर हमें सुख शांति से काटना, थोड़ा सा अपने मन में ठहराव लाओ। जो लोग छूट गए उनका रोल आपकी लाइफ में तभी तक था, आपको अकेले ही अपनी स्ट्रगल कंप्लीट करनी थी, आपने कर ली। ग्रेटफुल रहो कि आपके पास नौकरी थी, आप अच्छे से अपने बच्चे को सेटल कर पाए। ठीक है, तो एक वैरागी भाव अपने अंदर ले आओगी तो सबसे जुड़ी भी रहोगी, अकेलापन फील भी नहीं होगा, और किसी से इतना मोह भी नहीं होगा कि कल को कोई आए या जाए तो आप परेशान हो जाओ। ठीक है, बात गहरी है, लेकिन अगर ये समझ में आ जाए ना तो सच में लाइफ बिल्कुल ऐसी हो जाती है, समंदर की तरह गहरी, शांत। ऐसा नहीं कि लहरें उठ रही हैं, कुछ उठ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल आप रहोगे। खुशी के टाइम खुश होगे, दुखी के टाइम लोगों दुख में दुखी होगे, लेकिन अंदर से आप कहीं ना कहीं इन सबसे ऊपर उठ चुके हो, ऐसी फीलिंग आती है। नेक्स्ट, दी प्लीज गाइड मी। मैंने अपने हस्बैंड से बस 6 मंथ मांगे थे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए, अब मैं शादी के 3 मंथ में ही प्रेग्नेंट हो गई, बेड रेस्ट पे हूँ, 3rd मंथ चल रहा है, हस्बैंड मेरे से ज्यादा मतलब भी नहीं रखते, मैके में हूँ, एग्जाम है जून में मेरा जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी। गवर्नमेंट जॉब सालों बाद आती है बट वो भी नहीं देने दे रहे मेरी कंडीशन की वजह से। मुझे लग रहा है मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे नफरत सी हो रही है अपने हस्बैंड से, इस बच्चे से भी कोई अटैचमेंट नहीं हो रहा, बहुत गुस्सा आता है, रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, मारने का मन करता है, मरने का, सुसाइडियल थॉट्स आते हैं। देखो, सुसाइडियल थॉट्स वाली बात पे मत करो। और दूसरी चीज, अगर हस्बैंड आपकी प्रेगनेंसी को लेके प्रिकॉशन नहीं ले रहे और आपको स्टिफली चाहिए था कि भाई मेरे को 6 महीने चाहिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी तो थी जो आप अपनी प्रिकॉशन के लिए खुद यूज कर सकती थी, है ना। तो आपको प्रेगनेंसी को चांस देना ही नहीं चाहिए था अगर ये चीज आपके लिए इतनी मायने रखती थी, पहली चीज। अब दूसरी, मान लो हो गया, अब आप बेड रेस्ट पे हो, बेड रेस्ट पे होने का मतलब लेट के ही तो समय काटना है, आपको कोई भारी काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती हो उस टाइम पे, सोच के देखो। तो और बढ़िया तैयारी हो रही है, अगर आप बेड रेस्ट पे ना होती तो आप घर का काम कर रही होती, नॉर्मल लाइफ के सारे काम निपटा के जब पढ़ रही होती। अब आप बिस्तर पे हो, आप यकीन नहीं मानोगी, मैं ये हवा में नहीं कह रही हूँ, मेरी जब 3 पसलियां टूटी थी ना एक्सीडेंट में, मैंने उसके बाद, समझो, उस दौरान जो मुझे बेड रेस्ट मिला, जो मुझे सीधे लेटना था, उस दौरान मैंने 5 से 6 दिन, शुरू के 3 दिन तो मैं रही उसमें कि क्या हो गया, अब मैं कैसे करूं, क्योंकि जितना काम अब आप वीडियो में देख रहे हो ना, यकीन मानो उससे ज्यादा काम मैं करती थी, क्योंकि तब मैं अपने हस्बैंड को, या मेरे बच्चे भी बिल्कुल छोटे थे, एक गिलास का भी मैं मतलब मौका नहीं देती थी कि वो अपने हाथ से उठा के कुछ करें। काम बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट थे, सब कुछ मैं अपने हाथ से खुद कर लेती थी आराम से, ये नहीं कि मैं परेशान हो रही हूँ और करे जा रही हूँ, कर लेती थी। अब ऐसे इंसान को आप सीधे बैठा दो, लेटा दो कि अब आपको कुछ नहीं करना, लेटना, तो वो खाली टाइम कैसा निकला होगा। 3 दिन तो मैं परेशान रही, लेकिन उसके बाद मैंने उसको यूटिलाइज करा कि मेरा मन था मैं कभी यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगी, जब मैं देखती थी व्लॉग्स वगैरह या रूटीन वीडियोस औरों की, तो मुझे लगता था कि मैं, इससे भी ज्यादा कुछ है मेरे पास जो मैं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन बनाना कैसे है, करना कैसे है, वो नहीं पता था। उस टाइम को मैंने यूटिलाइज करा, फोन में देखा, सीखा, 5-6 दिन उससे रिलेटेड खूब वीडियो देखी और समझ में आ गया। तो आप यकीन मानो कि मेरी जो पहली वीडियो गई थी ना, जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता पे, अमेजोन के नेकलेस सेट मैंने मंगाए हुए थे अपने लिए, मैंने उन्हीं का एक हॉल वीडियो क्रिएट करा था, और वो वीडियो मेरे प्लास्टर यहाँ पर गरम पट्टी का वो टेप वाला जो रहता है वो चढ़ा हुआ था पसलियों का, वो खुला नहीं था। पहली वीडियो मेरी एक्सीडेंट के बाद, बजाय रिकवर होने से पहले ही लाइव हुई थी। दूसरी भी, तीसरी या चौथी वीडियो में शायद वो पट्टी हट गई थी, जब मैंने करवा चौथ मेकअप ट्यूटोरियल उसमें अपलोड करा था। तो जीवन का इतनी बड़ी शुरुआत, जो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ बात कर रही हूँ, इतनी बड़ी शुरुआत मेरी कब हुई, जब मैं एक्सीडेंट की वजह से बेड रेस्ट पे थी। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट, है ना। आप अपना दिमाग चेंज कर लो, बच्चे से नफरत मत करो, पति से नफरत मत करो, सब कुछ होनी है इसलिए हो रही है, बस ये मान के चलो। ठीक है, अब आपकी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल जी लगा के करो, बढ़िया। और जब अच्छे से रेस्ट करोगी, सब कुछ करोगी, 3 महीने हो गए हैं, जून में कब है पेपर आपका, जून है, जून में है, और आपका तीसरा महीना चल रहा है। 3 महीने तक ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ना, उसी में ज्यादा रिस्क रहते हैं। चौथे महीने से आप आराम से गाड़ी में बैठ के जाना और एग्जाम दे के आ जाना, मैके में हो, बेड रेस्ट पे हो, ये आपके लिए पॉजिटिव चीजें हैं अगर आप एग्जाम के तौर पे देखो तो।
तो स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस से गड़बड़ी होएगी, ना वहाँ एग्जाम क्रैक कर पाओगी, ना यहाँ बच्चे के साथ जस्टिस कर पाओगी। तो अब जो हो गया, अब आगे क्या करना है वो सोचो। नेक्स्ट, हेलो मैम, आपने ऑनलाइन क्लास लेने का आइडिया दिया था, मैंने स्टार्ट किया और जो थंबनेल बनाना सिखाया उसी तरह से मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट चैट जीपीटी से बनाया, बहुत फास्ट और एप्ट बना, थैंक यू, वेलकम। मैं वीडियो ही बनाती हूँ, मेरे मायके वाले मेरे अगेंस्ट हो गए थे, मैंने उनके सामने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी थी और वहाँ सेंड कर दी, अब वो मुझे सपोर्ट करने लगे हैं। ठीक है, आपको देखकर बहुत खुशी मिलती है, थैंक यू। हेलो मैम, लाइफ क्या चीज़ है मैम, इसके बारे में बताना। कोई तो अपनी चालाकियों से पूरा खेल खेल जाता है, कोई अपनी मासूमियत से खराब बन जाता है। आशा को ऐसा क्यों मैम? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में जो खेल चल रहा है, देखो अगर हमें क्रिकेट नहीं आता और हमें बल्ला दे के वहां पे थमा के खड़ा कर दिया जाए तो हम हार जाएंगे, और दूसरा जो है वो रोज प्रैक्टिस कर रहा है या उसको पता है उस खेल के नियम क्या है, तो वो हमसे बेहतर खेल जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि जो खेल रहा है वो बुरा ही होगा या जो नहीं खेल रहा वो अच्छा ही होगा, केवल जानकारी का और जागरूकता का अभाव मैं कहूंगी इसे। तो दुनिया में जो मेरे को हमेशा कहते थे मेरे दोस्त या मेरे साथ के स्टाफ वाले कि भाई तू बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिना लाग लपेट के बात कर देती है, मीठा नहीं बोलती, तेरी हार्श बोली है ना, तो सरवाइव नहीं कर पाते ऐसे लोग। तो मैं कभी बार मतलब उनको तो मैं हाथ क्या कह देती थी कि यार इतने साल निकल गए और निकल जाएंगे, लेकिन मैं कभी कभी सोचती थी कि यार दुनिया ऐसी ही है क्या। असंख्य बार मैं अपने हस्बैंड से बात करते करते किचन में रोई हूँ ये कह के कि मतलब अगर दुनिया ऐसी ही है और ऐसे ही लोगों से चलती है तो मुझे भगवान ने ऐसा क्यों नहीं बनाया, मैं क्यों यहाँ पे मतलब परेशान हो रही हूँ कि लोग ऐसे क्यों हैं या इतने डबल फेस्ड क्यों हैं या इतना झूठ क्यों है। असंख्य बार मैं रोई हूँ किचन में, असंख्य बार। ठीक है, और वो हमेशा यही सिखाते थे कि दुनिया मतलब मेरे हस्बैंड भी यही बोलते थे कि दुनिया ऐसी ही है, तुम्हें रिएक्ट करने का तरीका अपना बदलना पड़ेगा, तुम सबको नहीं बदल सकती, अपने आप को ही बदल सकते हो, बस जितना बदल दो। तो तुम उन पर गुस्सा होना छोड़ दो, लेकिन कहाँ छूट रहा है ना। लेकिन अब समझ में आया, इसको ना नैतिकता वाले उसमें मत देखो, इसको देखो एक गेम के तौर पे कि दुनिया में एक गेम चल रहा है। ठीक है, अगर आपको उसके नियम पता हैं तो आप सरवाइव कर जाओगे, और अगर आपको उसके नियम नहीं पता तो आप पहले ही राउंड में आउट हो जाओ, बस सिंपल सा है। तो अब मैंने लोगों की चालाकियां, उनके झूठ, उनका डबल फेस होना, अब मुझे ये है कि समझ में आता है कि हाँ अच्छा ठीक है, मन में एक ये कर लिया कि लोग ऐसे ही होते हैं, इट्स ओके। ठीक है, सब लोग ऐसे ही होते हैं, बल्कि मैं तो ये मानने लगी अब कि हर आदमी के दो चेहरे ही होते हैं, कोई बहुत ज्यादा फेक है, कोई कम फेक है, लेकिन है सब फेक। पहला एक तो ये तसल्ली हो गई, तो अब मुझे किसी का भी जब फेकपन सामने आता है ना तो इरिटेशन नहीं होती कि यार ये क्या करा या ऐसे क्या हो गया, मुझे पता है अच्छा ये तो होना ही था, अच्छा ये इतना है, अच्छा बिल्कुल नॉर्मल हो गया अब। मतलब एक हमेशा वही है कि एक सोचने का तरीका आपका बदल लो, आपके आसपास की दुनिया बदल जाती। दूसरी चीज, चालाकियां देखो, ऑब्जर्व करो कौन क्या किस कंडीशन में कर रहा है, बोलो कम, जब ऐसे लोगों के बीच में हो सुनो ज्यादा, और देख के सीख लो। क्यों सीख लो? एक साधारण या सच्चे आदमी को सताने के लिए नहीं, केवल इसलिए कि जब कोई ऐसा आपके अगेंस्ट कुछ करेगा तब आपके पास हथियार हो उससे लड़ने के लिए। ये ऐसा है जैसे धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, है ना, भाला चलाना सिखाया जाता था, शास्त्र भी सिखाए जाते थे, लेकिन अब वो हमें आ गया तो इसका मतलब राजा अपनी प्रजा को तो नहीं मार रहा, वो किस लिए सीख रहा है कि कल को कोई दुश्मन राजा आएगा आक्रमण करेगा तो मुझे चलाना आना चाहिए। समझ रहे हो? तो बस इसी तरीके से हमें ये चालाकियां, ये प्रपंच, ये सब है देख के हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन में लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आपको नुकसान कम से कम होएगा, आप खुद को बचा लोगे आराम से। और गुस्से वाला मैंने आपको बता ही दिया कि भैया ये सब्र कर लो, लोग ऐसे ही होते हैं, आपका कितना भी करीबी हो, सीधी सी बात है, जब जान पे बात आती है ना आदमी खुद को बचाएगा। तो एक कंडीशन तो वो है, वो जस्टिफाई है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, दे दिया धोखा। एक होता है आदत में होता है धोखा, तो आप लोगों को उस तरीके से देखो कि ये कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ये कितना बड़ा धोखेबाज है, कितना बड़ा झूठा है, बस। कोई कहे जी मैं बिल्कुल धोखा नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं, मान लो उसकी भी बात,
कि ठीक है, अच्छा हो सकता है, ये थोड़ी है कि आप ही ऐसे हैं, हो सकता है और लोग भी हों ऐसे, आपको मिले ना हो, उसकी बात भी मान लो। लेकिन ये आपके मन में अगर स्ट्रोंग रहेगा ना कि भाई होता सबके साथ है, इस तरीके की चीजें करते सब है, तो जिस दिन वो अगर अपनी बात से पलटेगा या कुछ धोखा देगा या झूठ बोलेगा आपके सामने, आपको गुस्सा नहीं आने का। क्योंकि अब मुझे नहीं आता, इसीलिए मैं बता रही हूँ। जितने भी लोग हैं ना सामने के सामने झूठ बोलेंगे, कुछ करेंगे, अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। इट्स ओके, फील आने लगा, मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, करके देखना ये चीज। नेक्स्ट। मैम प्लीज आप ये बताएं, मैं अपनी शादी के गोल्ड इन लॉज से कैसे निकालूं? सास ने देवरानी को मेरी एक दो ज्वेलरी दे दी, मुझे डर लगता है इन लॉज मेरी गोल्ड ज्वेलरी देवरानी आनंद को ना दे दे, मुझे पता भी नहीं चलेगा, कॉज मैं अलग रहती हूँ और ज्यादा मतलब भी नहीं रखती इन लॉज से। देखो सीधे मांग लो, क्योंकि अगर ये एक लॉजिक आप दे सकते हो कि भाई आपने एक दो पीस इसको दे दिए, कल को मेरे को पहनने के लिए चाहिए, पता लगा जी है ही नहीं। सीधे मांग लो बिना किसी लाग लपेट के, उसके बाद वो रिएक्शन क्या देते हैं, आगे की प्लानिंग उस हिसाब से करना, झिझको मत। गेस्ट लीव द वॉशरूम डर्टी, व्हाट आर वी सपोज टू डू अबाउट देम? देखो कुछ नहीं कर सकते, अब गेस्ट आया है कुछ घंटे के लिए, आप उसको बैठ के एटिकेट तो सिखाओगे नहीं, कर गया गंदा बाद में साफ कर लो बस, और क्या है। नेक्स्ट मैम, मैंने पहले भी कमेंट किया था और आपने उनको सॉल्व किया। मैम बात यह है मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्रीज गए हैं, 6 महीने हो गए। बात यह है हियरिंग कार है जो मेरे देवर को सेल कर दी थी, बोला था 6 महीने में अपने नाम करवा लेगा, बट अब पूरे 6 महीने हो गए। ये बात मेरी देवरानी को नहीं पता, ना उसको बताना चाहते हैं, मुझे डर है वो हर व्हीकल का एक्सीडेंट किए हैं, और ये बात मुझे भी पता थी। मेरे हस्बैंड अब उनकी बातों में आ गए, कहते हैं गाड़ी मैंने अपने मम्मी पापा को दी है, मेरे सामने मेरे और उनके सामने उनके रहते हैं, बट ये बात उनको पता है। अब मेरे हस्बैंड उनकी साइड हो गए, मैं उनके सामने अब कोई बात नहीं करती, मुझसे छुप के बात करते हैं, मुझे ये नहीं बताते, बात करते हैं, और बात इतना दुख हुआ मैं अपने हस्बैंड से एक्स्ट्रा बात करनी छोड़ दी, बस ठीक ठाक मीन 1-2 मिनट बात करते हैं। मेरी सास गाली गलौच और मेरे हमारे बीच लड़ाई कराती है, और अब मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। प्लस पॉइंट ये, अब 20 दिन से कोई लड़ाई नहीं हुई। कुछ गलत किया हो तो अब बताओ मैम, मैं वो हूँ जिससे 12 साल की साली में एक लड़के से बात हुई थी, जिससे उन्होंने यही बात पकड़कर मुझे बदनाम करते हैं, प्लीज रिप्लाई। देखो आपकी चिंता जायज है, लेकिन अगर वो हस्बैंड, उनको भी पता होगा उनके भाई एक्सीडेंट करता फिरता है ना, और दूसरी चीज मैंने आपको पहले भी कहा था, अब जब एक बार बात खराब हो जाती है तो उसको सही करने में टाइम लगता है। आप बिल्कुल सही चल रहे हो, सीध में चलते रहो, एक टाइम आएगा कुछ समय बाद जब आपका विश्वास दोबारा जम जाएगा, है ना, तब तक आपकी कोई सुनेगा नहीं, मान के चलो। ठीक है, तो साइलेंट ट्रीटमेंट, कम बात करना और लड़ाई को शुरू ही ना होने देना बेस्ट है। इसी तरीके से चलते रहो, धीरे धीरे स्थिति सही हो जाएंगी। बाकी रही बात एक्सीडेंट और पति के नाम गाड़ी की, छोड़ दो भगवान पे, जो भी होगा उसमें आपका तो कोई मैटर है नहीं ना, आपके पति जाने और वो जाने। जब आपके पति आपसे अलग तरीके से कनेक्टेड हैं कि भाई रिश्ता नाम का ही है, तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं सब्र करना पड़ेगा कि भाई पत्नी होने के नाते बस आप प्रार्थना कर सकती हो कि आपके पति पे कोई आंच ना आए। नेक्स्ट। नमस्ते दीदी, मेरे पति शराबी हैं, दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, 50,000 मिलता है जिसमें कभी 5 कभी 10 देते हैं, बहुत परेशानी होती है। मेरी माँ भी बोलती है वैसे ही रहो, इज्जत रखो, कम करने जाती हो तो रुकते हैं, बोलते हैं मैं पैसा दूंगा, इतने सालों में नहीं दिया, आप क्या देंगे, मैं कंपनी में काम ना कर सकूं इसलिए रात को लेट से आते हैं, क्या करूं, काम छोड़ूं या ना, अच्छे से समझाएं, बहुत परेशान हूं। देखो काम तो छोड़ो मत अब, सही बात है आपकी कि जब इतने दिन साल नहीं दिया तो अब क्या देंगे। रही बात ये है कि जी वो देर से आते हैं ये, और आप देखो ऐसा कि खाना जो है वो इस तरीके से बना के रखो कि जब वो आए तो रोटी सेकनी रह जाए, अपना टाइम से निपटा के 1 घंटा आप शाम में या जब आपको मौका मिले ना आप तब लेट लिया करो, तो आपका स्लीपिंग साइकिल कुछ दिन में वैसे ही हो जाएगा। 6.5 घंटे की नींद काफी होती है, आप साढ़े मतलब बाकी के 18 घंटे, समझो 18 तो नहीं 17.5 घंटे कहूंगी, वो आप काम कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो आप अपनी नींद टुकड़ों में पूरी कर लो, क्योंकि वो तरीका होता है कि इसको परेशान करो ये अपने आप जॉब छोड़ देगी, और आप छोड़ दोगी तो उनका ही काम बनेगा। करना है चैलेंजेस के साथ करना है, नौकरी मत छोड़ो, अपने पैरों पर खड़ी रहो, धीरे धीरे स्थितियां बदल जाएंगी।
नेक्स्ट, नमस्ते मैम, आपका असर इतना हो गया कि अब आप सपने में दिखने लगी हैं। मैं भी एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ, अगर यूपी में होती तो हो सकता है कभी मुलाकात होती, बट अब आप सपने में दिखने लगी हैं। होता है, मेरे को भी कभी कभी जब मैं यूट्यूब में ब्लॉगिंग देखती थी लोगों की, तो मेरे को एक जो मतलब जिनके ज्यादा मैं देखती थी, एक आध बार हुआ कि मैंने भी उन्हें सपने में देखा है। मैम, किसी का बिहेवियर कैसे पहचाने और लाइफ में बहुत टाइम की प्रॉब्लम हो तो कैसे डील करें इतनी प्रॉब्लम से? अनमैरिड, नो मनी, नो सपोर्ट और शादी से डर। देखो, जब आए ना ऐसी समस्याएं, तो ये मान के चलो कि एक सेना है मुसीबत भरे कामों की। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको उन सबसे एक साथ नहीं लड़ना है। और अगर एक साथ वाली सिचुएशन भी मेरे साथ तो हमेशा रहती है, सही बताऊं तो जब भी मुझे लगता है ना ओवरलोड हो रहा है और मैं लिखती हूँ, तो वो चार पांच चीजें नहीं हो रही होती एक साथ, हर बार बन रही है मेरी लिस्ट 10। मतलब काउंटिंग करती जाती हूँ, लिखती जाती हूँ प्रॉब्लम्स और गिनती जाती हूँ, उन पर नंबरिंग करती जाती हूँ कि यार ज्यादा हो रहा है ओवरलोड, मुझे लिखना पड़ेगा। जब भी मैं ऐसे बैठती हूँ ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है 10। तो 5 या 6 तो हर टाइम एक साथ चलती ही रहती हैं, जो बराबर एनर्जी मेरी मांग रहे हैं, बराबर दिमाग खराब करके रखा हुआ है। और वो 5 6 चीजें हैं, मैं एक को एक बार में नहीं कर सकती। तो ये कैलिबर बनते बनते बनेगा। लेकिन आप, अगर ऐसी चीजें हैं जो सेम डेट पे सेम प्रायोरिटी की हैं, उनको भी हैंडल करा ही जाता है कि थोड़ा थोड़ा करके तीनों को निपटाओ। लेकिन ये हो जाता है। शुरू कहाँ से करना है, बस वो तो आप अपना पेपर पे लिखो प्रॉब्लम्स को, उसके बाद उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो लिखो, और उन सॉल्यूशंस को पाने के लिए आपको क्या करना है तीसरे नंबर पे वो लिखो। और जो करना है, उठो, कॉपी पेन रखो और शुरू हो जाओ वो करने में। जो आपके हाथ में है बस आप वो कर लो, बाकी का काम छोड़ दो यूनिवर्स पे, भगवान पे। वो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम क्यों सोचें उसके बारे में। सपोज करो आपका शादी का है, शादी से डर। अब देखो, डर है ना? तो डर वो मैनिफेस्टेशन वाला अगर काम करेगा ना, जिस चीज का डर है आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, वो आपके यहाँ सामने आके खड़ी हो जाएगी। आप अपने इल्यूजन को बदल दो कि बहुत लोगों की शादी बहुत अच्छी भी तो चल रही है, मेरी भी चलेगी, चलेगी चलेगी चल जाएगी, अंदर से खत्म कर दो डर। दूसरी चीज, अभी शादी नहीं हुई, लुक्स पे काम कर लो। करियर अगर अच्छा बन गया है तो भी लुक्स मैटर करते हैं, सही बात तो ये है ना? तो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कागज पे लिखो, उनके सोल्यूशन लिखो, और फिर उन सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है इस टाइम पे वो लिखो और तब करना शुरू कर दो। नेक्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन और अच्छा जुड़ा हुआ था, किसी का बिहेवियर कैसे पहचाने? देखो, उसके शब्द से ज्यादा उसके व्यवहार पे आप ध्यान दीजिए। अभी स्टार्टिंग में है तो वही वाली बात, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं अभी कह रही थी कि मैं असंख्य बार रोई हूँ आके। शुरू में आप समझ के चलेंगे अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर वो धोखा देगा, झूठ बोलेगा, आपको लगेगा बुरा। अब मेरी ये बात समझ लो कि हर आदमी को एक डिफॉल्ट मान के चलो कि भाई ये धोखा देगा ही देगा, उस हिसाब से आप चलो। लेकिन ये कॉमन है और ये सब में है, शायद मुझ में भी है, ये मान के चलो कि शायद ऐसी कंडीशन में मैं आऊंगी, मैं भी धोखा दूंगी। तो एक धोखेबाज इंसानों को ना नॉर्मलाइज कर दो कि दुनिया ऐसी ही है, उसे एक्सेप्ट कर लो। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ चलोगे कि दुनिया ऐसी ही है, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। उस बीच में अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी मिलेंगे तो वो आपके लिए बोनस जैसे लगेंगे कि वाह कितना बढ़िया आदमी है। लेकिन जब धोखेबाज झूठा मिलेगा तो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है। तो आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाय ये क्या हो गया, ये कैसा आदमी है, इसने था ऐसा कैसा कर दिया। मुझे तो आसान तरीका ये समझ में आया। तो पहचान के लिए तो धीरे धीरे जितना बरतो इंसान को उतना समझ में आता है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा सवाल ये है कि 2 या 4 लाख रुपए पास हो तो उनका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? कहाँ पर करना उचित होगा ताकि भविष्य के लिए कुछ सेविंग हो और रुपीज भी सेफ हो? मुझे डर रहता है कि कंपनी या बैंक धोखा ना दे दे, मेहनत की कमाई है मैम, प्लीज रिप्लाई मी। 2 4 लाख रुपए, देखो अब तो गोल्ड भी इसमें कुछ ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसके ना, आप देखो या तो डाक खाने में किसान विकास पत्र वगैरह रहते, ये सब है। वैसे मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मैं तो एसआईपी में इन्वेस्ट करती हूँ। एसआईपी में आप पैसा डाल के छोड़ दो, ये नहीं कि क्विक इंटरेस्ट आ गया क्योंकि बढ़ गए, आप उसमें डाल के छोड़ दो। टाइम टाइम पे ग्रो ऐप है, उससे पता चलता रहता है कौन से फंड आपके सही काम कर रहे हैं, कौन से नहीं काम कर रहे। जो नहीं काम कर रहा है 1 1.5 साल तक
डाउन ही चल रहा है, उसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, वहां से अपना पैसा निकाल भी सकते हो। तो छोटी मतलब कुछ लाख तक की अगर इन्वेस्टमेंट है तो एसआईपी बेस्ट है। और अगर उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 यूट्यूब वीडियो देखो, बहुत अच्छे अच्छे बताने वाले हैं, उसमें समझो और छोटे अमाउंट से शुरू करो, हो जाएगा सेट। नहीं तो सिंपल है, गोल्ड ले लो, 24 कैरेट गोल्ड का, या फिर गोल्ड बॉन्ड आते हैं बैंक में, वो खरीद लो। तो उनकी सिक्योरिटी का भी चक्कर नहीं कि कोई चोर चुरा के ले जाएगा, पैसा बढ़ ही रहा है गोल्ड में। नेक्स्ट, भांजू के बारे में बताएं, कैसा है कोर्स, कितने दिन का होता है, कितनी फीस है। सरिता सिस्टर, बहन पहले तो मेरा नाम सुनीता है, सरिता नहीं है। और दूसरी चीज, भांजू मैथ्स के बारे में है, कॉस्टली है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो मैथ्स के ऊपर ही इम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, उनको अपने बच्चे रेगुलर क्लास में जो मैथ होता है उससे अलग निकालने हैं, उनके लिए भांजू बेस्ट है। ठीक है। दूसरी चीज, फीस उनकी एग्जैक्टली कितनी है, उनके पास 3-4 कोर्सेज हैं जितना मुझे आता है पता है। आप जब उनकी डेमो क्लास लेंगे तो वहां पर वो सारे कोर्सेज आपको बता देते हैं, कितने महीने का, कितने रुपए का। तो उसके लिए डेमो क्लास लेनी पड़ेगी, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, मैम न्यू स्क्रीन देखने को मिल रही है, नाइस। अच्छा जी, अच्छा, हाय इंस्पिरेशन, आई एम फ्रॉम अमृतसर, जब भी आओगे मुझे पहले से बता देना, आई वॉन्ट टू होस्ट यू। 4-5 साल से आपका चैनल देख रही हूँ, अपना चैनल आपको देखकर इसी साल स्टार्ट किया, मेरी लाइफ काफी सिमिलर है आपसे। पूजा लखनपाल, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना इसी कमेंट का रेफरेंस देते हुए, तो मैं उसको प्राइमरी में मतलब ऐड कर लूंगी। तो कभी अगर आपने वहां पे अपना फोन नंबर दिया हो या आप इंस्टाग्राम पे लगातार रहती हैं और मुझे ध्यान रह गया, तो कभी अमृतसर की तरफ हम गए तो मैं आपको वहां पर इंस्टाग्राम में पर्सनल डीएम कर दूंगी कि हाँ हम आ रहे हैं, तब आप मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, दी गुड इवनिंग, आपके वीडियो बहुत सपोर्ट करते हैं, काफी सही हो रही है। एक सवाल है, मेरी सास हर बात का क्रेडिट खुद को और अपनी बेटी को देती है, उन्हें उनके सारे काम डाइल्यूट हैं, बट मेरे नहीं। मैं जब जॉब के साथ घर का पूरा काम खुद करती हूँ, ननद के यहाँ हर काम के लिए मेड है, फिर भी वो अच्छी मैं खराब। हस्बैंड भी कहते हैं तुमको खुद को चेंज करना चाहिए, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। सॉरी कमेंट बड़ा हो गया। देखो इसके ना 2 तरीके हैं, एक सीरियस और एक फनी। फनी तो ये है कि जब हर आदमी अपना मतलब कोई आदमी हर चीज का क्रेडिट अपने आप को देता है ना, तो जितनी भी चीजें होती हैं कि भैया मतलब मजाक में मैंने ये चीज करी है और बहुत हंसी आती है, अपने मन मन में, सामने तो नहीं हंस सकते। तो जैसे कुछ भी हुआ, तो अगर मेरे ऊपर दोषारोपण होता है कि सब इसकी वजह से है, तो मैं हमेशा वो कहती थी कि हाँ उसकी गाय का बछड़ा हुआ वो भी मेरी वजह से हुआ, आज शाम को बारिश हुई वो भी मेरी वजह से हुई। सेम क्या है कि दूसरे के ऊपर भी बारिश हो गई, अरे आज तो माता जी ने ही कुछ प्रार्थना करी होगी, उनकी वजह से बारिश हुई है। चोरी हो गई, ये हो गया, कुछ भी हो गया, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई भी खबर की बात चली, उसका क्रेडिट आप खुद देना शुरू कर दो उन माँ बेटी को, किसी भी तरीके से बात घुमा के। ठीक है, ये तो हो गया फनी तरीका। तो उनको बुरा लगे ना लगे, लगेगा ऑब्वियसली, सामने नहीं दिखाएंगी, लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा कह के। दूसरी चीज सीरियस, कि जब कोई ये करता है ना कि ये तो हम ही कर रहे हैं, तो हम ही कर रहे हैं, और आपके किए हुए काम पे पानी फेर दे, तो मेरी हमेशा सजेशन ये होती है कि उस काम को करना बंद कर दो। और जब कहें कि ये क्या वो क्या, ये क्यों नहीं हुआ, भाई मैं करती क्या हूँ, सब कुछ तो आप दोनों ही करती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कर ही क्या रही हूँ, तो मैं पढ़ लेती हूँ, मैं सो जाती हूँ, मैं घूम आती हूँ। तो ये थोड़ा सीरियस है, इसमें थोड़ा इसी हो सकता है कहा सुनी भी हो जाए, तो आपको जो आइडिया अच्छा लगे अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट, मेरा कोई सवाल नहीं है पर आपकी वीडियो पूरी देखती हूँ, उसी में मेरा भी जवाब मिल जाता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मैंने छोड़ दिया अब पति के पीछे जाना, वही जिसका पति हर 4-5 दिन में ड्रामे करता है, फिर सास के साथ सोता है। अब मेरी 68 साल की सास और मेरा पति अलग, और मेरी 2 साल की गुड़िया और मैं अलग। खाना पीना सोना सब सास के साथ हो रहा है, पति का घर खर्च में पैसे वगैरह मेरी सास को ही थमाने लगा है। रात में लेट आता है तो भी सास को ही पता होता है, वही जगती है उसके इंतजार में, हमसे कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। खर्चा बंद कर दिया है, दूध भी नहीं लेने दिया, बोलती है मुझे मेरे बेटे ने मना कर दिया है, तुझे कुछ भी देने से जाके उससे पूछ क्या करूं दी। क्यों शादी करते हैं जब माँ को ही बीवी की जगह रखना होता है, और उस बुढ़ी को भी समझ आता है कि वो क्या कर रही है, पर बस बहू को काबू में रखने को कुछ भी कर जाती है। तो जब वो कह रहे हैं ना उससे जाके पूछ,
तो जाओ अपने पति से और पूछो कि दूध बंद कर दिया तो बाबू पिएगा क्या। सिंपल ये लाइन रखो बस, फिर देखो क्या कहता है। मैम मैं फेल हो गई एज बेटी, बहन, बहू, भाभी, ननंद, जेठानी एंड मोस्ट फेल्ड एज बीवी। अरे यार इतना क्यों सोच रही हूँ। आई एम ऑलवेज थिंक कि मैं अगर मर गई तो एक आंसू भी शायद किसी के बहे। ऐसा नहीं है कि मैं इन सब की चुगली करती फिरती हूँ या किसी को नीचा दिखाती हूँ या उनकी कमियां दिखाती हूँ। बस मैं आम को आम कहती, पर ऐसे आपको इमली नजर आ रहा है, पर शायद ये आम है इमली नहीं। वो बोलते हैं खट्टा है, मैं बोलती हूँ आम ही है पर कच्चा आम है। मैं सच नहीं बोलती तो मैं झूठ भी नहीं बोलती, बस सुन लिया एंड शट अप। और इसका असर इतना हो रहा है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ। सारा फ्रस्ट्रेशन उन पे ही निकलता है। फिर बच्चे भी दूर जा रहे हैं। अभी मेरा बड़ा बेटा 8 साल रनिंग है, छोटा बेटा 4 साल एंड बेटी 2 साल। वॉट आई डू, मैंने 12th किया है, कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है, मेहंदी लगा लेती हूँ, स्टिचिंग आती है, इंग्लिश एंड संस्कृत में माहिर हूँ, बुनाई एंड क्लॉथ पेंटिंग जानती हूँ। आपके साथ ना दिक्कत ये है कि आपको इतना कुछ आता है, आप टैलेंटेड हो और आपके उस टैलेंट की कदर करने वाली फैमिली आपको नहीं मिली। तो जो इस तरीके का सोचती है ना कि मैं फेल हो गई एज अ बेटी बहन, एक सिंपल सा बात है कि वो एक्चुअली इन सारे ही रिश्तों में बहुत उन्होंने एफर्ट डाले हैं। उनको फिर लगता है कि मैं फेल हो गई। जो एफर्ट ही नहीं डालती ना वो मस्त रहती हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप ना सेल्फ डाउट पे ज्यादा जा रही हो। आपको मतलब आप टैलेंटेड हो, उसको आप अगर एक्सप्लोर करना शुरू कर दो कि उस चीज को मैं कैसे और बढ़ा सकती हूँ या कुछ और है, ये जो फीलिंग आपके मन में आ रही है ना निकल जाएगी। और दूसरी इनकी आम और इमली वाली सीधी सी बात है, आज के टाइम में अगर हमें अपनी कीमती एनर्जी बचानी है, कोई कहता है कि हाथी उड़ता है, ठीक है, अब वो उसके ऊपर आपके पैसों की बेट नहीं लग रही, तो सिंपल हर आदमी को सही करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उससे कह दो कि हाँ उड़ता है, कल मेरे खंबे के तार पर भी बैठा था। बस कोई कहे मैं जीता, आप कह दो हाँ आप जीते एंड निकल लो। तो बहस में मत पड़ो, अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करो, बढ़ाओ। अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे आपका टाइम सही बीतने लगेगा, जब आपका दिमाग एक्चुअली क्रिएटिव चीजों में व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, कोई फेल वेल नहीं होता कि एज अ माँ मैं फेल हो गई, एज अ बहन मैं फेल हो गई, कोई फेल नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही हमारे हाथ में है। फल क्या मिलेगा, इट्स नन ऑफ आवर अथॉरिटी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं वही हूँ जिसके देवर और देवरानी के लव मैरिज के बारे में बताया नहीं था। मेरे ससुर जी हमारे साथ आए हैं। मेरी देवरानी ब्लॉग्स बनाती है, तो उसने ब्लॉग में कहा कि पापा जी तो बीमार थे इसलिए साथ में गए हैं, नहीं तो उनका मन नहीं करता उन लोगों के साथ जाने के लिए। जबकि मेरे ससुर जी अपनी मर्जी से खुश होकर साथ आए हैं। मुझे भी गुस्सा आया और मैंने उनकी वीडियो में कमेंट कर दिया। उसके बाद उसने वीडियो बनाई और बहुत गंदा गंदा बोला, गालियां भी दी हैं वीडियो में। हमारी बहुत बड़ी वाली लड़ाई हो गई। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए। मुझे क्या करना चाहिए? बहन जो कि मेरी जेठानी है उससे भी बात नहीं होती। दोनों मुझे जलाने के लिए प्यार से रहने का नाटक करते हैं। क्या मुझे दोनों से दूरी बना रहनी चाहिए? जी बिल्कुल सही। एंड वाली लाइन में आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया। सही है दीदी, कोई बीड़ी पियो, दारू पियो या जहर पियो, मुझे क्या करना जब माँ बाप को ही मतलब नहीं। बट इन लोगों के बीच में मेरे बेटे को कैसे पालूं ये समझ नहीं आ रहा। हस्बैंड साथ ले जाने को राजी नहीं। माँ बाप की सेवा करो बस। देखो परिवार कैसा भी हो, एक माँ का जो इम्पैक्ट होता है ना वो बच्चे पे अलग ही होता है, बशर्ते कि माँ एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी हो। अगर हम हाउस वाइफ ही है ना तो जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत करेंगे ही नहीं करेंगे। हमारा अगर बिल्कुल दिमाग से हम बहुत मजबूत है ना और हमें पता है एग्जैक्टली हमारी सोच क्या है, सब कुछ क्या है, हम एग्जैक्ट अपने बच्चों में इंजेक्ट कर सकते हैं उसको। तो वो जहां भी रह रहा है, जिन बच्चों के सब बड़ों के साथ भी रह रहा है, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा उनके इन्फ्लुएंस में आ ही जाए। आप अपने इन्फ्लुएंस में रखने की पूरी कोशिश करना और मुझे पूरा यकीन है कि आप रख लोगे। देखो घर परिवार स्लम से भी लोग होनहार वाले निकलते ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां बहुत बड़ी चीज है, पर ऐसा नहीं है कि परिस्थिति खराब है तो आपका बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। ये कंफर्म नहीं है कुछ भी। आप अपने बच्चे पे अपने तरीके से मेहनत करो, ईश्वर ने चाहा तो सब सही होगा। नेक्स्ट मैम, मैं BHI एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ।
मैं भी होगा, ये BHI ऐसा लिख दिया। 3 बच्चे हैं, ससुर जी भी हैं, मुझे किसी का एक गिलास पानी का भी सपोर्ट नहीं। कभी कभी लगता है जॉब छोड़ दूं। थक चुकी हूँ, प्लीज ये बताएं कि मैं क्या करूं। हस्बैंड सास ननद की कसर पूरी करते हैं, प्लीज। जॉब छोड़ के और परेशान हो जाओगी। रही बात यह कि एक गिलास पानी का भी सहारा नहीं है। अपना काम सिस्टमेटिक तरीके से बांट लो कि इतने घंटे में ये, उतने घंटे में वो, ठीक है। जब जो जो मांग रहा है उस टाइम पे अवेलेबल होना आपके लिए बस की बात नहीं है, उस चक्कर में मत पड़ो। तो मुझे जो समझ में आता है ना, हम काम करने में नहीं थकते, ये जो हर टाइम अवेलेबल रहना होता है ना, इसमें मुझे लगता है हम ज्यादा थक जाते हैं। और उसके बाद उस अवेलेबिलिटी को देने का हमें कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा। ये है असली प्रॉब्लम। तो आप क्या करो कि भाई ठीक है, काम मैं करूंगी सारा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 गिलास फैलाओ, 12 धो दूंगी। बर्तन फैलाओ, बर्तन धो दूंगी। लेकिन नौकरी मत छोड़ो। जितना हो जाए घर का काम उतना करो, परफेक्शन के चक्कर में पड़ो मत। नेक्स्ट, मैम मैंने क्या PG योगा किया है, कोई जॉब कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अगर सर्च करोगी तो कहीं ना कहीं योगा टीचर की जॉब आपको जरूर मिल जाएगी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ढूंढोगी तो मिल जाएगी। नेक्स्ट, मेरी 4 महीने की बेटी की मैटरनिटी लीव पे हूँ, फिर 6 महीने वर्क फ्रॉम होम मिला है, उसके बाद हाइब्रिड होगा, वीक में 2 डेज वर्क फ्रॉम होम। MIL ने मेंटल पीस खराब कर दी थी तो मायके आई हूँ, लीव तक बेटी पालने, अच्छी प्राइवेट जॉब में हूँ और अभी एक गवर्नमेंट जॉब का जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम है। डेली 2-3 घंटे पढ़ती हूँ, पर उसमें 6 डेज वर्क फ्रॉम होम होगा, जिससे बच्ची को नैनी के भरोसे छोड़कर जाना होगा। MIL का सपोर्ट नहीं है, मेड भी हटा देती है और मेरी बुराई रिलेटिव, मेड, पड़ोसी सबसे करती है। क्या करूँ? प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट मैं कंफ्यूज हूँ, या कुछ ईयर्स बाद ट्राई करूँ गवर्नमेंट जॉब जब बेटी स्कूल जाने लगे? प्लीज सजेस्ट। देखो, कोई सही टाइम नहीं होता जॉब के लिए, आपको हमेशा टाइम मैनेज करना थोड़ा सा टफ रहता ही है घर के साथ। तो अगर आपने एग्जाम दिया है, जम के दो तैयारी, और बाकी ऊपर वाले पे भी छोड़ो, अगर हमारा दाना पानी वहां लिखा है तो हो जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट सिस्टम का या बच्ची कैसे पालनी है, वो तो आपको हर फेज में आएगी दिक्कत। अभी छोटी है लेकिन बड़ी में भी आएगी। तो उसमें यह है कि वर्क फ्रॉम होम अगर आपके लिए, मेरे को तो लगता है अगर भगवान ने सोचा होगा ना कि वर्क फ्रॉम होम करके आप अच्छे से पाल लोगे, तो आपका वही रहेगा, सिलेक्शन होएगा ही नहीं। और अगर सिलेक्शन होना होगा तो उसकी व्यवस्था भी अपने आप बन जाएगी। फिलहाल आपके सामने यह है कि तैयारी करो, अच्छे से करो, ज्यादा फ्यूचर का सोचो मत कि क्या कैसे कहाँ करूंगी मैं। ठीक है, और नैनी के भरोसे छोड़ना भी पड़ेगा, अच्छी भरोसेमंद नैनी देखो, किसी भरोसेमंद फ्रेंड या पड़ोसी को भी इन्वॉल्व करो, और मतलब बन जाएगी व्यवस्था। आप एक एक कदम बढ़ाना तो शुरू करो। नेक्स्ट, शायद ये क्वेश्चन यहाँ जुड़ी हर महिला के मन में आता होगा, हस्बैंड घर के काम में हेल्प करा देते हैं, खाने में कोई नखरे भी नहीं करते, बट पता नहीं क्यों मुझे इस सोच से बहुत घुटन होती है कि जब भी घर में कुछ जरूरत हो तो बस औरत ही जिम्मेदार क्यों। मतलब हर टाइम दिमाग में टू डू लिस्ट रहती है, मानो हस्बैंड ने झाड़ू लगा दी या पोछा लगा दिया तो फिर वो फ्री। पर औरत हर वक्त उधेड़ बुन में लगी रहती है, हर चीज को इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करती है कि बच्चे के न्यूट्रिशन में कमी ना रह जाए, घर व्यवस्थित रहे, ऐसे ही हजारों काम। अब वेकेशन है मेरी भी हस्बैंड की, कभी वो जनगणना के बाद आकर आराम करते हैं, करना भी चाहिए, पर मैं सोचती हूँ कि ये ड्यूटी मेरी होती तो सुबह खाना बनाकर भी जाती, आकर भी सब कुछ ना कुछ करती। भले ही मेरे हस्बैंड कोई प्रेशर नहीं डालते, नहीं बनता खाना तो हम बाहर से मंगा सकते हैं जब मन चाहे, पर मैं ही गिल्ट में जाती हूँ। बेटे के लिए घर का खाना होना चाहिए और फिर खुद ही चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, रोती हूँ कि आखिर ये सब कैसा क्यों है। मैंने स्कूल में अपने 4th क्लास के बॉयज से बात की थी, उन्होंने भी कहा कि मम्मी खेत से आती हैं, पापा भी, पर मम्मी आते ही रोटी बनाने लग जाती हैं और पापा लेट जाते हैं। तो वो बोले कि हम मम्मी की हेल्प करवाते हैं, और बच्चे भी अब समझने लगे कि कुछ तो गलत है इस सिस्टम में। तो मैम, मेरे मन में लगातार उठ रहे इस द्वंद को कैसे रोका जाए, प्लीज आंसर। थोड़ा सा कम सोचो, ठीक है। अगर हम जाते तो वो बना के आते। देखो, बहुत सारे काम ऐसे हैं, अगर मैं अपने केस में सोचूं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं नहीं करती, और उस टाइम पे वो कितने भी थक रहे हो कुछ हो। अभी फॉर एग्जाम्पल, जनगणना से आके, चलो ये काम अब आप जैसे कह रही हैं कि आप जाती तो बना के जाती, आके करती, मैंने भी करा, ठीक है। लेकिन एक दिन आराध्या को अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना था, हम लोग जनगणना की ड्यूटी करके आए हैं। उसके बाद मैं अपना ये कि भाई बैटरी खत्म वाले मोड में चली गई,
नहा धो के अपना आराम करा, सब कुछ है। लेकिन मेरे हस्बैंड आके पंखे में बैठे रहे, एसी में भी नहीं बैठे, क्योंकि 1.5 घंटे बाद उन्हें आराध्या को लेके जाना था स्कूटी पे। जहाँ जाना था वहां गाड़ी भी नहीं जा रही थी। उसको गिफ्ट भी दिलवाया और सब वहां पे छोड़ के आए। फिर 5:30 बजे 6 बजे उसको वापस लेने भी गए, है ना। तो उनको तो नहीं मिल रहा ब्रेक। तो कई बार ऐसा हो जाता है, या ट्रिप पे हम लोग जाते हैं, तो ट्रिप पे जब हम जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, खर्चा देख रहे हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, हम लोग बस बैठ के जा रहे हैं। सामान पैक करना ये सब मेरी जिम्मेदारी। अब मैं कहूँ कि जो आपने ध्यान नहीं रखा, मैंने इसमें चार्जर डाला नहीं डाला, या ये कौन सी पॉकेट में मिलेगा, आपको क्यों नहीं पता, मैं ही क्यों करूँ रात को 2 बजे तक पैकिंग। मैं तो यूट्यूब का काम कर रही थी। पैकिंग मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद फिर मैं बैठी हूँ ना। चाहे 12 घंटे की ड्राइव हो, 14 घंटे की ड्राइव हो, 8 घंटे की ड्राइव हो, वही कर रहे हैं। तो ये इतना गिल्ट में मत जाओ। कामों को हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। अब इसको ना बहुत ज्यादा वो कर दिया फीमेल उसमें, कि ये वो जाके बनाए ये। अरे हम लोग डेली बनाते हैं, इसलिए हमारी प्रैक्टिस में है। जो वो खेत से आई है मम्मी, उनको रोटी सेकने में जरा सी देर लगेगी। मैं खाना बना रही हूँ सिंपल आलू टमाटर की सब्जी या रोटी, या सिंपल दाल और रोटी, मुझे 25 मिनट लग रहे हैं। 25 मिनट में जीरो से शुरू हो रहा है, चॉपिंग से शुरू हो रहा है, और रोटी सीखने तक बात आ जाती है। वही काम मेरे हस्बैंड करेंगे, उनको 1 घंटा लगेगा। ठीक है। तो भैया इतना ज्यादा डीपली मत सोचो, और हर चीज को ना जेंडर से मत जोड़ो। काम है, हस्बैंड और वाइफ टीम है, मिल के कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है जो एक काम कर रहा है उसी में दूसरा भी चिपका रहा है। इसको आंशिक बेरोजगारी भी कहते हैं। एक काम मैं कर रही हूँ, सिंगल हैंडेडली कर रही हूँ, एक काम वो कर रहे हैं, सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मान रही हूँ कि औरतों की जान को काम ज्यादा होता है, पर फिर भी मैं ये कहूंगी, औरतों ने वो काम जानबूझ के कहीं ना कहीं अपने ऊपर लिया हुआ है, क्योंकि हमारी मतलब अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, इंडिया में कह लो या कहीं भी कह लो, कि हमारी जिम्मेदारी है ना। तो इसलिए हम ज्यादा परेशान रह रहे हैं। इस द्वंद से निकल जाओगी। इतना ज्यादा मत सोचो, सिंपल सी बात है। कुछ काम उन्हें बटे हुए हैं, कुछ काम हमें हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। अब आप कह रही हो जनगणना की ड्यूटी, कि अगर आप जाती तो आप करके जाती, आती करती, ठीक है। पलट दो सिचुएशन, अगर आप जाती, अब वो जनगणना की ड्यूटी अकेले करके आ रहे हैं, आपकी जनगणना की ड्यूटी होती, वो आपके साथ जाते। तो इतना नहीं। और दूसरा काम करने का जो तरीका है, कि भाई हम हमेशा उधेड़ बुन में क्यों रहती हैं और वो इतना आराम से क्यों रहते हैं, वो देखो मुझे लगता है मिट्टी में ही फर्क है। आपने कई बार पढ़ा होगा, हमारे सोचने का पैटर्न ना फीमेल का और मेल का बिल्कुल अलग अलग होता है। तो वो उनका सोचने का तरीका ही ऐसा होता है कि वो नेचर से ही काम एंड कंपोज ही होते हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और लेडीज को हर छोटी छोटी चीजों में उधेड़ बुन में रहने की आदत होती है। लेकिन जब आप छोड़ दोगे वो आदत, कोशिश करोगे छोड़ने की, तो वो छूट भी जाएगी। ठीक है। तो ये मिट्टी का डिफरेंस है हमारी, और ये हम चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, इट्स नेचुरल। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड मुझे बार बार डिवोर्स की धमकी देते हैं, कहते हैं यहाँ क्यों रह रही है, चली जाए यहाँ से, मैं बच्चों की वजह से चुप हूँ। पर बात बात पर उनका ये कहने की चली जाए यहाँ से मुझे बहुत हर्ट होता है। मेरे पेरेंट्स का मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, सास ससुर है मेरे, क्या करूं। क्यों चली जाऊं पूछा करो ना उनसे, क्यों, रीजन तो पता चले, है ना। और कहाँ, ये भी पता चले। शादी करके लाए थे तो मतलब ये ट्रायल बेसिस पे लाए थे कि हैजल फ्री रिटर्न है कुछ सालों बाद। तो कुछ सवाल उनसे स्पष्ट और सीधे छोटे पूछो, कि क्यों जाना है, और रीजन बताएंगे। अच्छा, अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि अगर डिवोर्स लेंगे तो एलिमनी भी देनी पड़ेगी, खर्चा पानी आपको ही देना पड़ेगा। तो बजाय इमोशनल होके रोने के, परेशान होने के, उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे घर के सामने वाला घर अभी 1 मंथ पहले बिक गया, और जिसने वो घर लिया बहुत ज्यादा बदतमीज है, रोज रोज नए बहाने लेकर लड़ने आ जाता है, बिना वजह मेरे से जवाब नहीं दिया जाता, बस रोना आ जाता है, मैं क्या करूं। आज उसकी वाइफ मेरे हस्बैंड को बोली, 2 कौड़ी का आदमी। उसका हस्बैंड बोला, ऐसे लोग मेरे ऑफिस में झाड़ू लगाते हैं, जबकि मेरे हस्बैंड अच्छी पोस्ट पे हैं, हम एक अच्छे पढ़े लिखे इज्जतदार परिवार से हैं। देखो, अगर इज्जतदार परिवार से हो और उन्होंने ये लेसन बिल्कुल अपना ले रखा है कि भैया कैसे लड़ें बिना किसी कारण के, सामने वाले की जरूरत ही नहीं है लड़ाई में, हम आत्मनिर्भर हुए पड़े, ऐसे लोगों को मान के चलो कि कीचड़ का ढेर है। अब अगर कहीं कीचड़ पड़ा है तो आप उससे बच के निकल जाओगे।
ठीक है, या फिर एक कीचड़ में सना हुआ कुत्ता या सूअर आके भगता हुआ आ रहा है तो आप उससे बच के निकल जाओगे, भले आपको 4 कदम पीछे लेने पड़े। आप उसके साथ भिड़ोगे नहीं कि तूने मेरी कमीज पे छींटा मारा तो अब मैं तुझे छींटा। अवॉइड एट एनी कॉस्ट। और रही बात ये कि इतना गंदा जो बोल रहा है, मान के चलो कि गटर है, बदबू ही आएगी जब मुंह खुलेगा। आप अपने में मस्त रहो। ऐसे लोगों का सबसे बड़ा इलाज यही होता है कि उनको रिएक्शन मत दो। ये लोग रिएक्शन के भूखे होते हैं। इनको आप रिएक्शन मत दो, अपनी लाइफ में मस्त रहो। परेशान हो बिल्कुल ना दिखाओ इन्हें, फिर देखो इनकी कैसी तितली बनती है। नेक्स्ट, हाय मैम आई नो आई एम रॉन्ग, ये तो हो गया। मेरे पति की फ्रेंड की वाइफ जो शुरू में मुझसे बहुत क्लोज हुई, मेरे हस्बैंड पर डोरे डालती है। उसके पति, मेरे पति बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनके सिवा कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है हमारा। मेरे पति भी उससे बहुत बातें करते हैं। उसके पति को कॉल करो तो वही बतियाती है। पति बोलते हैं फालतू इशू बना रही है, उससे बात करनी पड़ती है, 2 साल से देख रही हूँ। ऐसे लोग जब आपके सामने बात करते हैं ना तो उनको थोड़ा सा जलील कर दिया करो, टोंट और अपने तंज कस के, है ना, कि भैया हमसे भी कभी बात कर लो। सारी बात भाई साहब से ही करोगे अपने, बच्चों से तो बुआ कहलवाना शुरू करो, है ना। तो थोड़ा सा उन्हें जलील कर देना चाहिए। और जब आदमी इस तरीके की गलती कर रहा होता है ना, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही बोलोगे उसको फील हो जाएगा कि अच्छा कहाँ जा रही है बात। नेक्स्ट, दी बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। मेरी ड्यूटी सब जगह लग रही है, सेंसस में, पुलिस भर्ती में, 3 दिन की कंटिन्यू 9 to 5। सेंसस भी चल रही है साथ साथ, बट लोग ऐसे हैं जिनकी किसी में भी नहीं आई। बहुत बुरा लगता है, क्या करूं, रोना आता है, बहुत सी प्रॉब्लम रहती है और जॉब में भी सुकून नहीं। देखो बहन, मेरे हालत भी आपके जैसी ही है, लेकिन मुद्दा ये है कि बुरा लगा के हम कर क्या लेंगे, है ना। या तो अगर हमें इतना बुरा लग रहा है तो भैया इससे छुटकारा पाने के लिए फिर हम भी जैक लगाएं, ऑफिसों में मिलें, जाके लोगों से पैसे ऑफर करें कि भाई हमारी ड्यूटी ना लगाई जाए। उसके बाद भी कोई हमारे पैसे पकड़ के या जैक लगने के लिए भी हमें एहसान लेना पड़ेगा, पता नहीं किस किस के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद भी पता लगा लिस्ट में फिर नाम आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ड्यूटी है, इसको हमने पार्ट ऑफ जॉब मान लिया, ठीक है, लग रही है, हम देख ही नहीं रहे जो मजे काट रहे हैं, और हमें ही तो लग रहा है दूसरे को देख के कि वो मजे काट रहा है या उसकी कहीं ड्यूटी नहीं लग रही। जरूरी नहीं है कि घर में रह के हर कोई खुशी हो, है ना। व्यस्त रहना अपने आप में सही है। तो मैं सितंबर से, आप देख रहे हो मेरी इतनी ज्यादा ड्यूटीज आ रही हैं, तो जब कोई ड्यूटी बिल्कुल शरीर तोड़ने वाली होती है ना, मैं केवल तब इरिटेट होती हूँ जब मेरा यूट्यूब डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से, या फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे ये इरिटेशन कभी नहीं होती कि यार इसकी क्यों नहीं लगी, उसकी क्यों नहीं लगी। अरे सब हमारे ही जैसे हैं, आज हम फंसे हुए हैं, कल को वो फंसा हुआ है। और हमारे यहाँ तो 40 एक मास्टर ऐसे हैं बेचारे, उन्हीं को शफल कर करके सब में लगा देते हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। तो जब भी हम मिलते हैं, कभी कोई 8-10 मिल रहा है, कभी कोई 8-10 मिल रहा है, एक दूसरे से मिलके अपना गम गलत कर लिया, रोना रो के कि हाँ भैया ये हुआ ये हुआ। और मैं तब भी सेम फेस के साथ उनको पॉजिटिवली मोटिवेट कर रही होती हूँ, कह रहे कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, चलो कर लेंगे, देखेंगे, माइग्रेन की गोली खा लेंगे। मैं उनको यही सब करती रहती हूँ। अंदर से मैं भी इरिटेट हूँ, लेकिन उनको सही करने के चक्कर में फिर अपना भी लाइट मोड हो जाता है। और हर ड्यूटी का पहला दिन जाता है बड़ा कलेश, उसके बाद फिर वो माइल्ड सी हो जाती है, ये भी समझ में आ गया। तो सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। इरिटेट होने से कुछ नहीं होगा। दोनों रास्ते हैं, अगर आपके पास पहला रास्ता करने की हिम्मत और जुगाड़ हो तो कर लो कि ड्यूटी आए ना, लेकिन नहीं है और करनी है, सीध में रहना है, तो फिर उसको पार्ट ऑफ जॉब मान लो, फिर इरिटेशन नहीं होती। ठीक है। तो आज मेरे को लगता है काफी पावर पैक्ड रहा है ब्लॉग, काफी सारी बातें इसमें हुई हैं जो बहुत अच्छी अच्छी थी, क्लिप करने लायक। तो क्लिप करके शेयर करना स्टार्ट करो ढेर सारी। इस चैनल को मैं चाहती हूँ कि इतना ग्रो हो जाए कि कोई भी महिला ना अटकी हुई रहे, ना अपने ट्रू पोटेंशियल को पाले, और सब मतलब खुश रहे। मुझे यहाँ पे आके अपने ढेरों सक्सेस स्टोरीज सुना है, और एक दिन ऐसा आए कि यहाँ पे कमेंट्स में प्रॉब्लम कम हो, सक्सेस स्टोरीज ज्यादा हो। ये है इस चैनल को लेके मेरा ड्रीम। तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।